देखो सारे हाँ तो क्वेश्चन को सब पता है। माइक म्यूट कर दो। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हम बात करेंगे। दो क्वेश्चन है इसमें। होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन दे दी सिंपल। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यानी भारत में कोविड-19 के टूरिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है इसमें कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन टूरिज्म। कोविड-19 का टूरिज्म पर इम्पैक्ट इसमें पूछा है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम लोग कह सकते हैं मेडिकल टूरिज्म। दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट डू यू, अच्छा यू इसमें डिस्कनेक्ट हुआ है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द, है ना, प्रिजनर इरिगेशन डिस्कस एंड द एडवांटेज ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया। प्रिजनर यानी सूक्ष्म सिंचाई से आप क्या समझते हैं, भारत में इसका लाभ बताएं। ठीक है, इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। तो दो क्वेश्चन है इसमें और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन। तो सबसे पहला इसमें है कोविड-19 और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और ये क्वेश्चन है 150 वर्ड में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पहले। सर 150 वर्ड तो ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़ा सा भी लिखते हैं उसमें 150 वर्ड हो जाते हैं, पूरी तो लिख ही नहीं पाते हैं। अब एग्जाम में तो 150, 125, 100 वर्ड की क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश यही करना तो है। सर कैसे लिखेंगे, एक बार बता दीजिए। नहीं देखो, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी होने लगे ना, तो उसको पॉइंट में लिखिए। जैसे जैसे आपने लिखा होगा कि टूरिज्म पर और हॉस्पिटैलिटी पर इम्पैक्ट। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, तो क्या क्या टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं हम। क्योंकि जब पैराग्राफ हम लिखते हैं ना, कई सारी चीजें हमें पैराग्राफ के अंदर ही एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो शब्द कम में काम चल जाता है ना। जब भी आपको सब वर्ड लिमिट कम करना हो तो उसको पॉइंट में लिखिए, सबसे अच्छा है ना, पॉइंट में लिखिए। ठीक है, तो ये चीज है। फिर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या लिखा है। और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ये किसका क्वेश्चन है? गुड्डू आपका, किसका है ये? मेरा है सर। बताइए, बोलिए, बोल नहीं रहा। हाँ, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो भारत में चिकित्सीय उद्योग को महामारी के दौरान कोविड-19 के खिलाफ क्या लिखा है? चिंतनीय, क्या लिखा वर्ड खिलाफ है? चिकित्सा है सर। अच्छा, चिकित्सा है, ठीक है। हाँ, खिलाफ चिकित्सा। नहीं, मैं ये वर्ड जानना चाहता हूँ आपसे, ये वाला, ये वर्ड जानना। अच्छा, ये चिकित्सा लिखा हुआ है। यस सर, यस सर। ओके, वही है सर जी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चिकित्सा वर्ड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें देखो, हाँ, खिलाफ चिकित्सीय उद्योग आज की वृद्धि बहुत कम हुई है, जबकि ठीक है, आए है सर, आए है आज नहीं। हाँ हाँ, चिकित्सीय कमी आई है सबसे ज्यादा दिल्ली में। प्रौद्योगिकी के खिलाफ भारत में जैसे बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो चिकित्सीय
आपने पूरी कहानी चिकित्सा पे लगा दी है, ठीक है। क्या उसमें पर्यटन को लिखा है? इसमें दो चीजें हैं ना, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटल देखो, बहुत सिंपल सी चीज इसमें लिखना है आपको, कि पहली चीज लिखना है कि जो इम्पैक्ट है, ठीक है। गुड्डू अपनी आवाज बंद रखिए, मैं जब बोलूंगा तभी खोलना बस। इसमें इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, तो सबसे बड़ी है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है, वो एक चीज हुई है कि एक तो माइग्रेशन या कनेक्टिविटी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया है। सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, ये दोनों पे फर्क आया है। यानी जो चीजें बाहर से आ रही थी वो भी नहीं आ रही हैं, जो बाहर को जा रही थी वो भी नहीं आ रही। यानी एक कोविड-19 से जो अगर आपसे एक वर्ड पूछेगा कि इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा है, तो कोविड-19 से फिजिकली डिस्कनेक्टिविटी हुई है। ध्यान रखना है, कोविड-19 से फिजिकली डिस्कनेक्टिविटी हुई है। कनेक्टिविटी सिर्फ डिजिटली हुई है, फिजिकली नहीं हुई है। फिजिकली कनेक्टिविटी का मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्ट तक नहीं मंगा सकते हो, है ना। एक बार पता है पिज्जा वाले ने 75 को इफेक्ट कर दिया था, पॉजिटिव कर दिया था। तो इसके आपको कभी आपसे पूछेगा कि क्या इफेक्ट हुआ कोविड-19 का, तो फिजिकली डिस्कनेक्टिविटी हुई है इसमें। और फिजिकली डिस्कनेक्टिविटी होने की वजह से, चाहे वो टूरिज्म हो या वो हॉस्पिटलिटी हो, सभी चीजों पे इफेक्ट पड़ा है। आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि कैसे टूरिज्म इम्पैक्ट इफेक्ट हुआ है, कैसे हॉस्पिटलिटी इफेक्ट हुई है। इसको आपको सेपरेट सेपरेट लिखना है। आपने पूरे पैराग्राफ में, पूरे आंसर में यही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ देखिएगा, महामारी जूझ रहा है, चिकित्सीय उद्योग बहुत बड़ा बड़ा ऐसा देश है जहाँ कोरोना कोविड-19 के लड़ा बहुत, क्या है ये, क्या लिखा है? बहुत बड़ी क्षति हुई है। रोग श्रेणी में उद्योग आय लगभग हेलो सर। 85। देखो पहली बात है, इसमें एक चीज सीधा समझना है हमें, सब लोग समझ लीजिए कि जब हम हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, तो हॉस्पिटलिटी का मतलब ये होता है सीधे सीधे मेडिकल सर्विस। मेडिकल सर्विस जो इंडिया से लोग लेते थे, या जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देते थे, वो लॉस हुई है। हमें सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में देखना है, सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में। अब मान लीजिए इंडिया के रेफरेंस में जो हॉस्पिटलिटी डिस्टर्ब हुई है, हॉस्पिटलिटी जो इसमें इंडस्ट्री भी दिया हुआ है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री दिया हुआ है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का मतलब यही है कि जो भारत का जो चिकित्सीय उद्योग है, चिकित्सीय उद्योग दो तरह का है। एक तो हॉस्पिटल में है, ठीक है, और हमारे इंडिया में है। और दूसरा चीज है, इंडिया का कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल सर्विस अगर बाहर कंट्री में भी जा सकता है, तो वो भी रुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो हम अपने घर में चीजें नहीं बना पा रहे हैं, एक तो हमारे घर में कोई नहीं आ पा रहा है सर्विस लेने के लिए, और दूसरी चीज है हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से भी नहीं आ पा रहा है। और दूसरी बात कि हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब ये बाहर का मतलब होता है, हम जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो यूएसए भी जाते हैं, है ना, जापान भी जाते हैं, चाइना भी जाते हैं। ऐसा नहीं इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स नहीं जो बाहर नहीं जाते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी रुक गया, और एक्सपोर्ट है वो भी रुक गया। अगर कोई भी इंडिया का डॉक्टर बांग्लादेश में जाके, ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंडिया का डॉक्टर अगर बांग्लादेश में जाके कोई ऑपरेशन करता है,
कोई भी ऑपरेशन करता है तो दैट इज अ एक्सपोर्ट। अगर अगर कोई बांग्लादेश का पेशेंट एम्स में आके इलाज कराता है या किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराता है तो वो है इम्पोर्ट। तो जो हमारा जो हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों डिस्टर्ब हुआ है। और एक आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत ये है, यहाँ पर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मेडिसिन। मेडिसिन इज ए अलग अदर थिंग। Hospitality means the service that provided in hospital, like surgery, okay, therapy, and the advice, ये सारी चीजें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि अगर आप ये सोचोगे कि जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी मुंबई में या नोएडा में जो मेडिसिन बनाने का काम करती, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग या मेडिसिन ट्रांसपोर्ट या मेडिसिन एक्सपोर्ट या मेडिसिन इंपोर्ट इज नॉट इन द हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी। ये ध्यान रखना है, ये हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी नहीं। हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी का मतलब है वो सुविधा जो हमें एक अस्पताल में दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही सबको? आप लोग कभी क्वेश्चन को डाइवर्ट मत कीजिए इधर उधर। ज्यादा लोगों से बात हुई होगी, आप क्वेश्चन तभी लिख पाएंगे जब वास्तव में उस वर्ड का मीनिंग समझते होंगे। ठीक है? तो हॉस्पिटलिटी जो भी चिकित्सीय उद्योग है तो उसमें चिकित्सीय उद्योग अलग होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री अलग होती है। तो मेडिसिन इंडस्ट्री वो है जिसमें पैरासीटामोल बनाया जाता है, ठीक है, और हॉस्पिटल है जिसमें पैरासीटामोल कितना खाना है, कैसे लेना है, ये बताया जाता है। तो ये होता है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो समझ गए क्लियर क्या है? यस सर। आपको मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से इसको कनेक्ट नहीं करना है, वो अलग चीज है, वर्ड ही दिया हुआ हॉस्पिटलिटी। ठीक है? और ये तो हो गया हॉस्पिटल से। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि एक तो चीज आपको लिखना है कि हॉस्पिटलिटी में की चीजें हमें क्या क्या देनी है। कि हॉस्पिटलिटी क्या है? एक सर्विस है ना? एक सर्विस है ना? हाँ, ये एक सर्विस है। और सर्विस जो कैसी है? सर्विस एक है, जो सर्विस है वो इंपोर्ट है, यानी इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है। तो ध्यान रखना है, वो सर्विस इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, दोनों चीजें। ये दोनों इफेक्ट हुआ है। अच्छा, मेडिकल सर्विस का एक्सपोर्ट समझ गए ना? अगर कोई भारत का डॉक्टर इटली में जाके ऑपरेशन करता है, इटली में जाके, तो वो एक्सपोर्ट है। समझ में आया? अगर वो इंडिया में कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाता तो इंपोर्ट है। तो ये चीज है। और मोस्टली सॉरी, हाँ, नहीं, ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2010 में। अगर कोई बांग्लादेश से व्यक्ति आता है और अपने अपोलो हॉस्पिटल में कोई इलाज करवाता है तो ये है एक्सपोर्ट। मेरी बात समझ गए? ये एक्सपोर्ट है। अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से आता है, ये एक्सपोर्ट है। अगर कोई इंडिया से, मेरी बात समझना, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जाता है, मतलब यूके में इलाज करवाने, तो ये भी एक, और ये क्या है? ये एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है? इंपोर्ट होगा ना सर? हैं? इंपोर्ट होगा ना? यस, ये इंपोर्ट है। ये बात समझिएगा ध्यान से। जब कोई बाहर से पेशेंट आता है भारत के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाने, तो वो एक्सपोर्ट है। अगर इंडिया का पेशेंट, जैसे बाबा रामदेव गए थे यूके में घुटनों का इलाज करवाने, तो ये इंपोर्ट था। समझ गए मेरी बात? अगर कोई भारत एम्स का डॉक्टर, अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर कोई जाता है यूके में ऑपरेशन करने,
ठीक है, ऑपरेशन करने। तो ये क्या है? इम्पोर्ट। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, हम भारत का डॉक्टर पैसा कमाने जा रहा है, सर्विस। सर जब जाते हैं तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं और आते हैं तो एक्सपोर्ट होता है ना। मतलब कोई भारत आया है तो एक्सपोर्ट होगा ना सर, और देखिए हम जाएंगे तो इम्पोर्ट होगा। बात समझिए इसको, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझिए। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं किसी को, जब हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और उससे हमें अर्न होता है। ध्यान दीजिएगा, जब सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जब हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और उससे हमें अर्न होता है, या हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे हमें अर्न होता है, तो वो होता है एक्सपोर्ट। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, जब कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेते हैं, उसके लिए हम उस कंट्री को पे करते हैं। ध्यान देना, उस कंट्री को हम पे करते हैं, तब वो होता है इंपोर्ट, आयात। चाहे तो हमने मोबाइल यूके से, यूएसए से मंगाया, तो वो इंपोर्ट हो गया ना, उसके लिए हमने मोबाइल के लिए, आईफोन के लिए पैसा दिया, ठीक है, तो वो इंपोर्ट है। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए, अगर हम इलाज करवाने जाते हैं यूके में, तो हम गए वहां पर, हमने वहां सर्विस ली, हमने वहां पैसा चुकाया, तो वो इंपोर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एम्स का डॉक्टर या कोई अपोलो का डॉक्टर जाता है यूके या इटली या कहीं भी, अगर वो ऑपरेशन करता है, अब ध्यान देना, वो ऑपरेशन करता है और उसके ऑपरेशन के लिए उसको पैसा मिलता है, तो ये एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है? हमने सर्विस बेची ना। एक्सपोर्ट है सर। यस, फिर एक्सपोर्ट होगा सर, यस, एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट है। ये ध्यान दीजिए, हम सर्विस को दे रहे हैं ना वहां पे, उनकी ले नहीं रहे हैं। तो ऐसे यूपीएससी में 2010 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि जो कॉमनवेल्थ में लोग आए थे, वो एक्सपोर्ट था कि इंपोर्ट था, है ना। जैसे मैंने बोला इंपोर्ट। एक्सपोर्ट था, जब बांग्लादेश से कोई व्यक्ति आया, अपोलो में उसने इलाज करवाया, तो वो एक्सपोर्ट है। उसी तरह से जो लोग भारत में आए थे कॉमनवेल्थ देखने, वो यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे थे, हमारी सर्विस को ले रहे थे, मतलब ऑटो रिक्शा से लेकर गाड़ी, ड्राइवर, हॉस्टल, खाना पीना जो भी है, तो हमारा वो एक्सपोर्ट था। तो ये एक चीज ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन में आपको यही लिखना है कि जो एक्सपोर्ट है वो भी इफेक्ट हुआ था क्योंकि हम जा नहीं पाए, यानी, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हॉस्पिटैलिटी थी वो एक डिस्टर्ब हुई थी, यानी इससे एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब हुआ था, यानी बाहर कंट्री को भेजना भी डिस्टर्ब हुआ था, और बाहर कंट्री से, और हमारा इंपोर्ट भी डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। तो दोनों चीजें डिस्टर्ब हुई थी। इंपोर्ट से भी तो लाभ होता है, नहीं होता इंपोर्ट से लाभ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत जोड़ने का टर्म है, जैसे मान लीजिए हमारा अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल है, तो अपोलो हॉस्पिटल में कोई मरीज गया, मान लीजिए बांग्लादेश से या म्यांमार से, बात समझिए, वो इलाज करवाने आया है, तो उसका इलाज हमारे पास अपोलो में नहीं है। अगर वो हम एडवाइस लेते हैं यूएसए के डॉक्टर से, तो यूएसए के डॉक्टर से हमने एडवाइस ली, वो सर्विस हमने यहाँ इसको प्रोवाइड कर दी, मतलब वो आया अपोलो में और सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी, कहाँ से लेके, यूएसए से लेके। तो हमारा, इसके लिए तो हमारा एक्सपोर्ट होगा और इसके लिए हमारा इंपोर्ट होगा। अगर अगर कोई चीज हमने मान लीजिए 1000 में इंपोर्ट की और इसको हमने 1200 में सेल कर दी, वही चीज है ना, 1200 में, तो हमें फायदा भी हो सकता है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इंपोर्ट भी हमारे लिए लाभदायक होता है और एक्सपोर्ट तो होता ही होता है। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे इफेक्ट हुआ हॉस्पिटैलिटी। हमने ना तो हमें इंपोर्ट यस सर। कर और ना ही एक्सपोर्ट कर पाए। और अब अच्छा, टूरिज्म की बात आती है, टूरिज्म कैसे इफेक्ट हुआ? सिंपल सा चीज था। टूरिज्म के लिए सबसे बड़ी चीज थी कि टूरिज्म हमारा जो था, टूरिज्म हमारा दो तरह का है।
टूरिज्म हमारा है वो दो तरह का, एक है इंटरनेशनल, ठीक है, और एक है डोमेस्टिक या नेशनल। तो हमारा इंटरनेशनल का मतलब है वो व्यक्ति जो यूके से आते हैं, है ना, ताजमहल देखने, वो क्या है, इंटरनेशनल है। और जो, ठीक है, जो दिल्ली से जाते हैं ताजमहल देखने, वो क्या है ना, दिल्ली से जाते हैं, वो है डोमेस्टिक या नेशनल। तो दोनों तरह से प्रभावित हुआ था, इंटरनेशनल भी इससे इफेक्ट हुआ और डोमेस्टिक यानी इंटीरियर भी इफेक्ट हुआ, और सबसे ज्यादा इंटीरियर इफेक्ट हुआ है डोमेस्टिक। कभी शायद आपको पता है कि इंडिया में जो टूरिस्ट इनकम है वो इंटरनेशनल ज्यादा है कि डोमेस्टिक ज्यादा है, बता सकते हैं कोई आप लोग? भारत में जो टूरिज्म सर डोमेस्टिक ज्यादा है सर, डोमेस्टिक। हाँ ठीक है, तो डोमेस्टिक ज्यादा है, तो कहीं पे इसको नोट समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। जो डोमेस्टिक जो इनकम है, रेवेन्यू है, घरेलू है, जैसे मान लीजिए हम लोग गोवा जाते हैं, तमिलनाडु वाले यूपी में आते हैं, आगरा ताजमहल देखते हैं, बनारस देखते हैं, वो ठीक है, हम लोग हर जगह जाते हैं आपस में घूमने के लिए, तो ये चीज है। और सर भारत में डोमेस्टिक ज्यादा है सर ना? डोमेस्टिक घरेलू ज्यादा है ना, भारत में सर? हाँ भारत में। और कहाँ की बात कर रहे हैं? सर इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है ना, इसलिए ज्यादा टूरिस्ट आते हैं कि चारों तरफ ठंडा मौसम भी है, डेजर्ट भी है, ये बात भी सही है। और कोस्टल रीजन भी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों इंडिया में टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, रिलीफ डाइवर्सिटी और कल्चर डाइवर्सिटी, सीजन कल्चर, हाँ वो सब चीजें हैं, सीजन भी है, कल्चर भी है, रिलीफ भी है ना, मतलब कोस्टल एरिया भी है, और ये सारी हैं, मतलब हर तरह का घूमने जाते हैं आदमी। और डोमेस्टिक में आधा रिलीजन हो जाता है, रिलीजियस के कारण। हाँ सबसे ज्यादा तो कल्चरली है, सबसे ज्यादा कल्चरल है। और कल्चरल में आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा है कल्चरल में, नॉर्थ इंडिया। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत में ये सब चीजें हैं, और एक तरह से टूरिज्म कल्चर भी है। और एक दौर ऐसा आएगा, हाँ सर मेरा क्वेश्चन देख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखे हैं मैंने। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपसे एक और एडवाइस दूंगा, जितने हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दिन है, आप जिस तरह से हम बताते हैं उसको एक बार और लिखने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ एडवाइस लेके और रख लेते हैं, तो उसको दोबारा से लिखने की कोशिश कीजिए। और सर हम लिखते हैं, हाँ बिल्कुल, पेंसिल लेके बैठा रहे तो उसी में जो जो ब्राउन रहता है उसमें सर्कल लगा के फिर आगे लिखते हैं। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी गुड्डू तुम्हारा, ये क्वेश्चन तुम्हारा तो नहीं लग रहा। यस सर, यस सर। तुमने लिखा है, राइटिंग अलग अलग है। वही सर, तनी अलग है सर मेरा। अच्छा, ये सुबह, ये रात सुबह लिखा होगा, ये दिन में लिखा होगा, ठीक है। नहीं सर, दोनों रात में लिखे सर। पाना के जैसे ऊपर एथी होता, पाना तनी एथी था सर, पतला था, अच्छा, ठीक है, इसलिए इधर का तनी गड़बड़ा गया सर। ठीक है, गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। सूक्ष्म सिंचाई से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताएं। तो सूक्ष्म सिंचाई एक बार देख लेते हैं क्या है। सूक्ष्म सिंचाई के हमारे भारत में सभी राज्य में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म सिंचाई की हमारे सभी भारत के सभी राज्य सिंचाई पड़ती है। 16 से 18 जनवरी तक केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं बिहार हर जिला में जल आवश्यकता पड़ती है, और खेती करने में ज्यादा अधिक लाभ नदी में जल देती है। क्या लिखे हो यार? और नदी में या नहरों में, पहले सूक्ष्म सिंचाई आप समझते हो कि होता क्या है? क्या होता है सूक्ष्म सिंचाई? देखिए, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गुड्डू, सूक्ष्म सिंचाई का मतलब होता है कि जब हम सिंचाई पौधे से पौधे करते हैं, मतलब जब हम मिनिमम यूज ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ वाटर, मिनिमम यूज एंड मैक्सिमम यूटिलाइज, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई। एक होता है ड्रिप इरिगेशन, एक होता है माइक्रो या सूक्ष्म सिंचाई।
तो ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, ये मान लीजिए ये खेत है, बात समझिए, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये खेत और ये पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं, ठीक है। तो समझिए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, एक पाइप लगा हुआ है, एक पाइप यहाँ जा रहा है, एक पाइप यहाँ जा रहा है, एक पाइप यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, जो राजस्थान एरिया में ज्यादा है, खास जहाँ कम पानी। अब उसकी बात, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई को क्या कहते हैं, जैसे ये खेत है, इसको खेत है, इसको समझिए, ये कोई खेत है, फील्ड है, क्रॉप है, यहाँ पे उन्होंने एक फुब्बारा लगा दिया, तो तार जो चारों तरफ पानी को छोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो या है ना प्रिसिशन एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन, तो सूक्ष्म सिंचाई इसको बोलते हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई का मतलब ये होता है जो हम वाटर यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, उसका मिनिमम यूज हो और मैक्सिमम यूटिलाइज हो, तो ये है सूक्ष्म सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन समझ गए, यानी ड्रिप को बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई, ऐसा ही कुछ है, और ये सूक्ष्म सिंचाई, तो ये चीज ध्यान रखना है। और जो गुड्डू तुमने जो लिखा है ना, वो सिंचाई को लिख दिया है, तो हमने क्या बोला है, पहले आपको ड्रिप ये समझना पड़ेगा ये सूक्ष्म सिंचाई है क्या, है ना, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आएंगे कि क्या इसके फायदे हैं, किस राज्य में जरूरी है ना। और ये यस सर। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था, ये किसका है? सर मेरा है। अच्छा ठीक है, राइटिंग अभी पहचान नहीं पाए। कोविड-19 ठीक है, अर्थव्यवस्था में हुई क्षेत्रों में यात्रा में पर्यटन स्थिति क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ठीक है। और वैश्विक महामारी के बाद भारत में होने वाली विदेशी मुद्रा में कमी आई है, बिल्कुल सही है, विदेशी मुद्रा में कमी आई, ये बात तो सही है। और उसके बाद इसमें है कि जो मानव डिस्टेंसिंग बनाए रखना बड़ी चुनौती है, ठीक है, सरकार स्वच्छता के विषय ध्यान देना होगा भारतीय राष्ट्रों को, ये ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज आपने यहाँ पे ये हॉस्पिटलिटी छोड़ दी है, फिर हॉस्पिटलिटी लिखा है। मैं चिकित्सा से जुड़ी चीज नहीं लिख पाई, नहीं आया। हाँ अच्छा, तो ठीक है, अभी इसको लिखना, वो वही चीजें हैं कि क्या। सर अभी आपने बताया है तो मुझे टॉपिक समझ में आ गया, मतलब कोविड-19 चिकित्सा से जुड़ी चीजें कि मैं मतलब अलग अलग चीजों में लिखना था, इसीलिए नहीं समझ पाई, अभी समझ में आया। ठीक है। और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली समान रूप से बागवानी फसलों में की जाती है, ठीक है। आधुनिक विधि मानी जाती सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी में अधिक सिंचाई की जाती है, ये बात भी सही है, ठीक है। और ये चीज फुब्बारा विधि, ठीक है, 30 से 40% की बचत होती है। मैंने क्या बोला, पानी की आपको बचत करना है, तो इसके फायदे क्या हैं, घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल आसानी से पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। और ये अब किसका खुला हुआ है यार, ये 6 लोग आपको फिर भी खुला हुआ है। गुड्डू हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। पानी का लगभग 80 to 90% भाग पौधों द्वारा गाइड कर, ठीक है, पानी का ज्यादा यूटिलाइज होता है, और जमीन के समतल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। और क्या लिखा, खेत में खरपतवार कम होते हैं, हाँ ये भी कह सकते हैं खरपतवार, क्योंकि जब पानी पेड़ों तक ही जाएगा तो कम होंगे, भूक्षरण की संभावना बेहद कम हो जाती है। सही है, ये आंसर आपका सही है, ठीक है। अगर इसमें अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 4 नंबर दिए जा सकते हैं, ठीक है, 4। अब इसमें और नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, पता है क्या है, आपको लाभ और क्योंकि शब्द ज्यादा हो रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, और इस चीज को मिनिमाइज कीजिए, इस चीज को 200 से ऊपर शब्द हैं इसमें। हाँ, ये इस चीज को मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि यूपीएससी में 10 में 4 क्वेश्चन का मतलब है अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। अगर 10 में अगर आपके 5.5 मार्क्स आ रहे हैं तो बेस्ट है, ये ध्यान रखना है। हम आपको खुश नहीं करना चाहते 9 नंबर देके, क्योंकि यूपीएससी भी इससे ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो अगर आपके
आपका आपके मार्क्स 5.5 आ रहे हैं और 6 आ रहे हैं, दैट मीन बेस्ट है। 4 में इसको और बढ़ाया जा सकता है, इस चीज को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनमें कुछ भी कम नहीं करना है, ठीक है रचना जी, ये बिल्कुल सही है। इनमें सब प्रॉफिट ज्यादा लिखना है ना इसमें खाली, हाँ और प्रॉफिट वो तो ज्यादा थोड़ा लिखना है। समझाना है खाली बस। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बेस्ट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करिए, बाकी सब ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये शायद स्वप्निल का है। सर एक काम करो बेटा, प्लेन कॉपी ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, मतलब मिल जाती होगी वहां पे, क्योंकि एग्जाम में ना उसी पे लिखना पड़ेगा आपको, प्लेन पेपर पे, जो ओके साइज का पेपर आता है वो, क्योंकि आपको एग्जाम में उसी पे लिखना है, ठीक है। कोरोना वायरस से कह पर्यटन क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ा है, ठीक है। सभी देशों में बिल्कुल सही है। भारत बहुत बड़ा देश है, नियम पालन करना भी होगा, है ना। ये होगा पर्यटन लिखा है आपने, ठीक है। मतलब आपने पर्यटन पे ही ज्यादा फोकस किया है, इसमें भी पर्यटन ही है। तो एक चीज बस जो मैंने चीजें डिस्कस की है, इसमें पर्यटन ही आपने डिस्कस किया, हॉस्पिटैलिटी डिस्कस यहाँ पर भी नहीं है, तो इनको भी ध्यान रखना सर है। बैलेंस बना के लिखना पड़ेगा ना सर हाँ दोनों को? जैसे गुड्डू ने क्या किया, हॉस्पिटैलिटी को पूरा लिख दिया, और अर्चना जी ने और इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने पर्यटन को लिख दिया। तो दोनों को बैलेंस बना के लिखना है कि पर्यटन को कैसे नुकसान पहुंचाया है और हॉस्पिटैलिटी को कैसे नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो टॉपिक है वो दो हैं, एक तो टूरिज्म है और दूसरा ये है हॉस्पिटैलिटी है, इंडस्ट्री। इन दोनों को बैलेंस लेके चलना है, ठीक है, ये चीज है। ये ध्यान रखना है। आगे इसको दोबारा क्वेश्चन लिखना, दोनों चीजें डालना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द प्रिसिशन ऑफ द इरिगेशन? सबसे पहले सूक्ष्म सिंचाई, हाँ इतना ठीक है, इससे ये सही लिखा है। सूक्ष्म सिंचाई सामान्य रूप से बागवानी के लिए की जाती है, ठीक है। इस प्रकार सिंचाई करना, हाँ ये सही है ना। जमीन की समतल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या बात है रचना जी, आपका एक ही जैसा मिल रहा है, क्या चक्कर है? सर दृष्टि आईएएस का है सर ये डाटा। अच्छा ऐसा है, नहीं कोई नहीं, यस सर। हेल्प ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप अपने शब्दों को रखिए, ठीक है। फसलों में कीटों बीमारियों का खतरा कम हो, फसलों में कीटों और बीमारियों का खतरा कम रहता है, इसका मतलब क्या है, क्यों बताएं। फसलों में छिड़काव को बेहतर ढंग से किया जा सकता है, अच्छा मतलब आप कीटनाशक को भी पानी के साथ दे सकते हो, ये कहना चाहते हो, है ना। खेतों में खरपतवार कम होता है, जमीन की समतल होने की जरूरत नहीं पड़ती इस फसल में के लिए, ठीक। तो बस देखो ये इस पे क्या था, ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा डिस्कस करना है। जैसे मान लीजिए ये 150 का क्वेश्चन है, ठीक है, 150 का क्वेश्चन है, तो आपको ये हाँ 30 वर्ड। हाँ तो आपको ये मान के चलना है कि 30, हाँ 32 मान के चलना है, और इसको आप 40 वर्ड से ज्यादा नहीं कर सकते हो, आपको 110 वर्ड ये लिखने हैं लाभ पे, है ना। तो ये चीज है, बाकी ठीक है। और ये किसका, नैना का, नैना तो गायब है, नैना तो है ही नहीं। अपने क्वेश्चन तक तो रुकना चाहिए ना, सबको रुकना चाहिए, अपने क्वेश्चन क्या क्या, सभी क्वेश्चन तक रुकना चाहिए, तभी ये टेस्ट का फायदा है। देखो इसमें भी यही लिखा है ना, ठीक है। इसमें भी पहला एक क्वेश्चन लिखा ही नहीं है इसमें, खेतों तक पहुंच सकता है समान रूप से बागवानी से, वो तो तरीका, ठीक है ठीक है, इस प्रणाली से किया जा सकता है, सही है, ठीक है ठीक है। आप लोगों ने हेल्प ली है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि चीजों को वहां से समझ लीजिए, और जो आप पढ़ सर रहे हैं मॉडिफाई करना है वहां से, हाँ समझ के जो मॉडिफाई करना है। देखो पढ़ना तो है ही, हमें समझना तो है ही, कहीं से भी समझें, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो उसके बाद 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए, रख दीजिए, फिर उसको अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे ये डेटा दिया है नैना ने, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, डेटा देने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ठीक ही है, हेक्टर में सिंचाई होगी, ये सब है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो
ये है। बाकी क्वेश्चन अजय नहीं, अजय गायब है मार्केट से, क्या बात है? देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो आपका क्वेश्चन आंसरिंग राइटिंग है और इसको समझना है, ये इसमें एक ऐसा होता है जैसे मैथ की क्लास जब शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है जब टेस्ट होता है, पहले टेस्ट में 100 बच्चे रहेंगे, दूसरे में 80, तीसरे में 40, है ना, फिर 5 में आते आते 15 ही रह जाएंगे, तो लास्ट में 2-3 रहते हैं ना, और 15 में 7 रह जाएंगे, उन्हीं 7 का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज है ये। आप सोचिए अभी आपका यहाँ करने का मन नहीं कर रहा है, एग्जाम में 6 घंटे कैसे बैठोगे? या तो आप आईएएस का सपना छोड़ दीजिए, वो सीधी सी बात है, या तो आप सिर्फ सपना छोड़ दीजिए कि भाई मुझे आईएएस बनना भी है, या फिर जो आईएएस की रिक्वायरमेंट है या पीसीएस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे ये अभी नाजुका भी आई थी, वो भी निकल गई, और ये क्या नाम, ये भी आई थी। तो आप पहले तो चीजों को मतलब आपको लिखना है, पहली बात। मैं ध्यान दीजिए जो मैं अब कहना चाह रहा हूँ कि सर। आपको, फॉर्मेट पर चल जाता है, चले जाते हैं। हाँ आपने फॉर्मेट बता दिया तो फॉर्मेट सुना और भागे। आपको लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ सर सिर्फ, मेरा चेक कर लीजिए इस बार, हाँ लास्ट में आता है नंबर। क्या करे, तुम्हारा पहले भेजा करो, पहले आ जाया करे, कब भेजा किससे तुम पहले? सबसे नहीं सर, सुबह लिखता हूँ मैं सर, सुबह लिखता हूँ बैठ के। ये सबसे पहले बोलता है ना सर, मेरा देख लीजिए, इसीलिए सबसे लास्ट में बोलता है। हाँ, अच्छा नहीं, वो तो देखो जब मैं करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वहां से कट पेस्ट करके डालता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, मैं समझ लीजिए, अभी आप स्टूडेंट है, लिख रहे हैं, ठीक है, अभी आप जो लिख रहे हैं ना, वो लोग हैं जो 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है, फिर आपको बेहतर लिखना है तो 12,000 के अंदर पहुंचेगा। उसके बाद आप इनमें से भी आपको बेहतर लिखना है, एक तो लिखना और दूसरा होता है बेहतर लिखना। बेहतर 1000 के अंदर में आना है। 1000 का यार, है ना, 786 यही कुछ होते हैं, या 770, यस सर, हाँ। यही है ना, 700। इतनी वैकेंसीज होती है। आपको इस प्रोसेस में नहीं है लोग। आप सोचिए यहाँ पे